ठीक है, स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः एक दूसरी वीडियो असामान्य मोलर द्रव्यमान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारे इसमें लास्ट टॉपिक है, विलियन जो टॉपिक है हमारा विलियन लेसन, उसमें हमारे लास्ट टॉपिक है। इसमें होता क्या है कि जैसे अभी तक हमने विलियनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, जो विलियनों के जो अणुसंख्यक गुण हैं, विलियनों के अणुसंख्यक गुण, ऐसे गुण जो कि विलियन में कणों की संख्या पर निर्भर करते थे, वो थे। और उसमें मैंने आपको बताया था, पहला जो है जिसको हमने कहा था वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं। नंबर 3 बताया था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4 बताया था परासरण दाब। और ये जो है हमारे क्या थे, अणुसंख्यक गुणधर्म थे। और इन सभी के आधार पर हमने जो विलेय था, विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं, ये ज्ञात किया था। विभिन्न सूत्रों के द्वारा आपको बताया गया था। हम इन गुणों के आधार पर, ये अणुसंख्यक गुण हैं, इन सभी गुणों के आधार पर हमने जो है, जो सॉल्यूट है या विलेय है, उसका अणुभार ज्ञात करने के हमने सबके फॉर्मूले बताए थे, या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि हमने यहाँ पर बताई थी। अब होता क्या है कि ये जो अणुभार हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, यह अणुभार वही होगा, माने वही होगा का मतलब अणुसूत्र के आधार पर सही होगा। सपोज के लिए पानी कोई विलेय है, जैसे सपोज के लिए हम एनएओएच लेते हैं, सपोज एक विलेय है, इसका अणुभार जैसे 23 + 16 + 1 बराबर हो जाएगा 23, 16 17 40 हो जाएगा। ये 40 है, इसका 40 मोलर द्रव्यमान है इसका, या अणुभार 40 है। यह 40 तभी होगा यदि कंडीशन है नंबर 1, यदि जो विलेन है राउल्ट का नियम का पालन करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो विलेन हो वो डाइल्यूट हो। हम क्या कह रहे हैं कि अणुभार उतना तभी होगा अणुसंख्यक गुण के आधार पर, जो अणुसंख्यक गुण के आधार पर जो हमने अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, वह उतना तभी होगा जितना अणुसूत्र के आधार पर आना चाहिए, वह तभी होगा ये जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, या विलेन क्या हो, डाइल्यूट हो। ये कंडीशन है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है, यदि विलेय जो हमारा सॉल्यूट है, जो विलेय है, वह विलेन में 2 कंडीशन है, संयोजित और वियोजित, जिसको हम कहते हैं संयोजित अथवा वियोजित, संयोजित अथवा वियोजित। संयोजित को कहते हैं हम एसोसिएट, और वियोजित को कहते हैं हम डिसोसिएट न हो। अभी मैं बताऊंगा संयोजित और वियोजित क्या हुआ। यदि हमारा विलियन में संयोजित एसोसिएट ना हो, माने विलेय के अणु संयोजित ना होते हों, या विलेय के अणु जो है वियोजित ना होते हों, डिसोसिएट ना होते हों, तब जाके जो अणुभार है वह उतना ही आना चाहिए जितना के अणुसूत्र के आधार पर आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अनुसार आने से उतना ही आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब विलेय क्या हो, वह डाइल्यूट नहीं है, या राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, या विलेय के कण जो विलियन में उपस्थित हैं वो संयोजित अथवा वियोजित होते हैं, तो उस कंडीशन में इन अणुसंख्यक गुणों के आधार पर, जो अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे हैं, इनके आधार पर जो मोलर द्रव्यमान पाया जाता है, माने जितना होना चाहिए था वह
ज्यादा या कम होता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस असामान्य मूलद द्रव्यमान को, जो ज्यादा सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में ज्यादा है या कम है, उस मूलद द्रव्यमान को हम कहते हैं असामान्य मूलद द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम असामान्य मूलद द्रव्यमान की हम कह सकते हैं ऐसा मूलद द्रव्यमान, ऐसा मूलद द्रव्यमान, ऐसा मूलर द्रव्यमान जो सामान्य मूलर द्रव्यमान, सामान्य मूलर द्रव्यमान, सामान्य मूलर द्रव्यमान की तुलना में, सामान्य मूलर तुलना में उच्च या कम होता है, क्या कहलाता है? अब असामान्य मूलर द्रव्यमान, असामान्य, असामान्य जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यह हो गया आपकी परिभाषा। ऐसा मूलद द्रव्यमान जो सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में उच्च या कम होता है, इस मूलद द्रव्यमान को हम कहते हैं असामान्य मूलद द्रव्यमान या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसकी स्थितियां मैंने आपको बता दी, 3 कंडीशन में ये होगा। अब या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, ये सब प्रायोगिक वैल्यूज हैं। मैंने प्रयोग के द्वारा जब किसी अनुसंख्यक गुण, कोई भी अनुसंख्यक गुण है, किसी अनुसंख्यक गुण, कोई अनुसंख्यक गुण जितने भी हैं, ये अनुसंख्यक गुण द्वारा जो परिकलित या प्रायोगिक कहेंगे, इनके द्वारा प्रयोग के आधार पर जो प्रायोगिक अनुसंख्या या अनुसंख्यक गुणों के आधार पर प्राप्त जो अनुभार है या प्रायोगिक अनुभार है, जब सामान्य अनुभार अर्थात जो कि किसके अनुसार था, अनुसूत्र के आधार पर जो बैठना चाहिए था, उससे जब भिन्न होता है, ऐसा मूलद द्रव्यमान क्या कहलाता है हमारा? इसको हम कहते हैं असामान्य मूलद द्रव्यमान। या बहुत सिंपल शब्दों में हम कहें, ऐसा मूलद द्रव्यमान जो सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में ज्यादा या कम होता है, उसको हम कहते हैं असामान्य मूलद द्रव्यमान। असामान्य मूलद द्रव्यमान की स्थितियां कब हो जाती हैं? यहाँ पर मैंने 2-3 कारण बताए, और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण एक है, नंबर 1, जब जो है अणुवियोजित होते हैं। अणुवियोजित का मतलब जैसे सपोज करिए KCl है, KCl को यदि आप पानी में घोल देंगे, KCl को आप पानी में डिजोल्व करेंगे, तो K प्लस एक्वा पानी में है आयन, एंड प्लस Cl माइनस एक्वा, मतलब पानी में ही आयन है। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पे क्या होगा कि KCl का 1 मोल है, 1 मोल है KCl का। अब यदि हम यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस ये आयन है, पानी में है, लेकिन यदि हम ये इनके बीच फोर्स भी होता है, अंतराणविक आकर्षण बल, यदि हम अंतराणविक आकर्षण बल उनकी अवहेलना कर दें, उसको नेग्लिजिबल मान लें, तो उस कंडीशन में हम इसको 1 मोल इसको भी मानेंगे और ये 1 मोल मानेंगे। कहने का मतलब कणों की संख्या हो जाएगी, इसको भी हम कण मान लेंगे। यदि अंतराणविक आकर्षण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हम यदि क्या करते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो इसको भी हम एक कणों के रूप में या मोल के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, यदि उसका क्या होगा, पानी में यदि हम उसको क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसके 2 मोल प्राप्त होते हैं। और यदि हम KCl का यदि हम इसका वो देखें अणुसूत्र के आधार पर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आधार पर, इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, ये हो गया आपका 39.35, क्लोरीन का 35, 37, इसका हो गया 39, और ये बड़ा हो जाएगा 74.5 हो जाएगा। और यदि इधर देखते हैं, क्योंकि अब हमको ये लग रहा है, क्योंकि KCl क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तो हम इसके यहाँ पे इसको 2 मोल मान लेंगे। अब ये कहेंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 मोल का जो अनुभार है 14.5 है, और 1 मोल का कितना हो रहा है, इस प्रकार से इसका अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 37.24, इस प्रकार का हो जाएगा। कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब जब यह अणु वियोजित हुआ, तो हमने ये माना कि KCl का जो प्रायोगिक मान हमको प्राप्त हुआ 37.2 हुआ, जबकि वास्तविक मान कितना था, 14.5 था। तो यहाँ पर जो ये मान आया, ये है असामान्य मूलद द्रव्यमान, और ये है आपका सामान्य मूलद द्रव्यमान। तो सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में यह सामान्य मूलद द्रव्यमान हमको प्रायोगिक मान है, और ये क्या है, आपका सामान्य मान है। तो ये कब हुआ, जब अणु वियोजित हुआ, वियोजन होने की कंडीशन में। अब वियोजन होने की कंडीशन में एक चीज और होती है, आपको ये बताते हैं, जो अणुसंख्या गुण होते हैं, इसमें एक नियम है कि जो अणुसंख्या गुण होते हैं, वे जो है, जो अणुसंख्या गुण हैं,
वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। कणों की, विलेय के कणों की संख्या के, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं अनुसंख्यक गुण। और जो अणुभार है, जो अणुभार है वह जो है, वो जो है 1/अणुसंख्यक गुण, माने अणुसंख्यक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने हम ये कह सकते हैं जो अणुसंख्यक गुण है वे विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, और जो अणुभार हुआ है वह अणुसंख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती है। हमारे एक नियम यहाँ पे बन जाता है, ये नियम है अणुसंख्या। तो कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पे अणुसंख्या गुण विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 मोल बन गए, इसके कणों की संख्या बढ़ गई तो इसका अणुसंख्या गुण का मान भी बढ़ जाएगा। अब जब अणुसंख्या गुण का मान अणुभार का उल्टा है, अणुसंख्या गुण का मान बढ़ जाएगा अर्थात कणों की संख्या बढ़ गई तो अणुभार या मॉलिक्यूलर मास का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम हो गया, यदि कोई अणु जो है वियोजित होता है, आयनों में टूटता है, तो या कणों की संख्या बढ़ जाती है उसकी, तो उसका जो प्रायोगिक अणुभार है वह सामान्य अणुभार की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नियम हो गया। दूसरा नियम है, यहाँ पर हम कहते हैं यदि विलयन में, यदि हम कोई विलयन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वह संयोजित हो जाता है, उसके अणु मिल करके, जैसे सपोज के लिए कुछ ऐसे विलयन होते हैं, जैसे बेंजीन में यदि एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड CH3COH एस्टिक एसिड, ये 2 अणु बेंजीन में यदि घोल दिए जाएं, बेंजीन में घोल दिए जाएं, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसके 2 अणु हैं और 2 अणु मिल करके यहाँ पर क्या हो जाता है, एस्टिक एसिड के 2 अणु मिल करके 1 अणु बना देते हैं। यहाँ पे 2 मोल है इसका, यहाँ पे इसका 1 मोल हो गया, और ये बड़ा है, इसको हम कहते हैं डाइमर, कहते हैं इसको डाइमर, या इसको कहते हैं हम दुल्लक, ये दुल्लक इसको हम कह देते हैं। तो ये तो 2 अणु जो है मिलके बना है, 3 अणु भी मिल सकते हैं, उसको त्रिलक या ट्राइमर बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब बहुत से अणु मिल करके, जैसे यहाँ पे 2 अणु मिल करके 1 अणु बना रहे थे, तो जब बहुत से अणु मिल करके क्या बनाते हैं, 1 अणु बना देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि अणुओं की संख्या घट गई, तो जो अणुसंख्यक गुण का मान है वो विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो विलेय के कणों की संख्या, सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो उसका अणुसंख्या गुण का मान भी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अणुसंख्या गुण का मान का मतलब चाहे वो हिमांगा उन्नयन है, क्वथनांगा उन्नयन है, वासदावन, ये भी कम हो जाएंगे। और अणुभार क्या हो जाएगा, क्योंकि अणुसंख्या गुण और अणुभार एक दूसरे के समान उल्टे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अणुसंख्या गुण का मान यदि यहाँ पर घट गया तो अणुभार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर सपोज के लिए ये ऐसा केस देखा गया है कि यदि यहाँ पर हम जो एस्टिक एसिड है उसके 2 अणु जो है क्या होते हैं, दुल्लक बनाते हैं, तो 1 अणु का निर्माण हुआ, कणों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि उसका कणों की संख्या घट जाएगी, तो अणुसंख्या गुण का मान भी घट जाएगा, अणुसंख्या गुण का मान घट जाएगा, अर्थात ये इन गुणों के मान में कमी आ जाएगी, तो अणुभार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर एस्टिक एसिड का अणुभार था, वो जो प्रायोगिक बाद में जो डाइमर बनने पर जो अणुभार होगा वह क्या होगा, सामान्य मान की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमारी इस कुल मिलाकर के 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कब आती है, यदि जो है हमारा जो विलेय है, जो सॉल्यूट है विलयन में, वह विलयन में ना तो संयोजित होता है ना वियोजित होता है। कहने का मतलब उसमें कोई नो चेंजेस देयर, कोई चेंज नहीं होता है। विलेय को विलयन में घोलें तो विलेय क्या होता है, ना तो आयनित होता है ना उसके आणविक अवस्था, उसी मॉलिक्यूलर कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मैंने कहने का जैसे ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज आयनित भी नहीं होता है, ग्लूकोज का पानी में जो विलयन होगा तो उसका ना तो उसके क्या नहीं होगा, उसकी कंडीशन में उसका जो मूल द्रव्यमान पहले भी वही होगा, बाद में भी वही होगा, क्योंकि ना तो आयनित हो रहा है ना संयोजित हो रहे। दूसरी कंडीशन है अणुवियोजित होते हैं। अणुवियोजित का मतलब जैसा अभी KCl था, KCl हो गया K+MCl- में, तो उस कंडीशन में एक मोल से 2 मोल बन रहे थे। तो इस कंडीशन में अणुवियोजित होते हैं, तो प्राप्त जो अणुभार था वो प्राप्त नया जो प्रायोगिक
प्रायोगिक जो मूलद द्रव्यमान था वह जो है प्रारंभिक मूलद द्रव्यमान का या सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। नंबर 3 कंडीशन क्या है कि यदि जो है हमारा जो है जो अणु क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, संगुणित हो रहा है, तो संगुणित होने की कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि कणों की संख्या घट जा रही है तो अणु संख्या गुण का मान भी घट जाएगा, परिणामस्वरूप अणु भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यदि अणु जो है संगुणित होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो मूलद द्रव्यमान है वह सामान्य मूलद द्रव्यमान की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, कणों की संख्या घटने के कारण ये अधिक हो जाता है। तो ये 3 हमने यहाँ पर जो है कंडीशन हमने प्राप्त की है। अब हम यहाँ पर जो है हम इसके लिए एक कारक होता है हमारा, कारक जो है एक कारक होता है, या इसको जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अभी एक नए कारक जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर बताने का प्रयास करता हूं, इसी को आगे समझाने का, वांट ऑफ फैक्टर। तो थैंक यू, अब इस वीडियो के लिए थैंक यू।